तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसको देखेंगे। इसी को ही हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में एमटीपी है क्या आप समझना। एमटीपी किसे बोलते हैं? एमटीपी बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एमटीपी बोला जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमटीपी, या फिर इसी को आप बोलते हो इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसे बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोला जाता है समझो, इसी को ही इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ही हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसे बोलते हैं। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोला जाता है। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म्ड होते हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में समझ रहे हो, 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म्ड होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो कितने मिलियन एमटीपी होते हैं देखो, 45 to 50 मिलियन, 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड। ठीक है, समझ रहे हो? 45 से 50 मिलियन क्या होते हैं? 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म। ठीक है, 45 से 50 मिलियन एमटीपी क्या होते हैं? परफॉर्म्ड। ठीक, आर परफॉर्म्ड। तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी क्या होते हैं? परफॉर्म्ड होते हैं ऑल ओवर। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है? 45 से 50 मिलियन, भाई 1000 का बात नहीं चल रहा है। ठीक है, मिलियन का बात चल रहा है। तो आप खुद सोचो ना कि 45 से 50 मिलियन, 45 टू 50 मिलियन क्या होते हैं? एमटीपी परफॉर्म्ड होते हैं हर, ठीक है, इन ऑल ओवर इन ईयर, एक ईयर में। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं, एक ईयर में। ठीक है, तो 1 ईयर में आप समझो। ठीक है, 1 ईयर में। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख दूं 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर में आप इसको देखो, 45 से 50 मिलियन एमटीपी को परफॉर्म्ड किया जाता है टू इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, ये बहुत सारे केस की वजह से होता है। ठीक है, उसको देखेंगे क्या क्या मतलब। ठीक है, क्या क्या रीजन से आप इंड्यूस्ड एबॉर्शन कर सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन कौन कौन से इसके रीजन होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से रीजन पर ये एप्लीकेबल है, इसको यूज देखेंगे, क्योंकि इसको यूज भी करते हैं फॉर फीटिसाइड्स। ठीक है, देखेंगे, सबको समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि जो इंडिया है, इंडिया में 1971 में इसको इंडियन गवर्नमेंट में, ठीक, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एमटीपी को 1971 में लीगलाइज्ड कर दिया गया था। ठीक है, कुछ शर्त है, कुछ उसके रूल्स थे, उसके आधार पर इसको इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया था। देखो, तो इसको लीगलाइज्ड, ठीक है, इसको लीगलाइज्ड कब किया गया था भाई? तो लीगलाइज्ड इन 19, ठीक है, लीगलाइज्ड इन 1971, इसको 1971, ठीक है, 1971 में लीगलाइज कर दिया गया था। किसमें भाई? इंडिया में। ठीक है, तो इसको लीगलाइज कर दिया गया था किसमें? कहाँ? इसको इंडिया में इसको लीगलाइज कर दिया गया था। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो इसको इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया था कब? 1971, 1971 में इसको इंडिया में इसको लीगलाइज्ड कर दिया गया था। ठीक है, तो आप समझ गए ना, इसको लीगलाइज कब किया गया था भाई? इंडिया में 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया था। कुछ इसके रूल्स हैं। ठीक है, कुछ इसके रूल्स किस, ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकते, नहीं। अब भाई आप कंडीशन को जब आप अप्लाई, ठीक, आप जो कंडीशन है, अगर वो कंडीशन अप्लाइड है तो आप कर सकते हो एमटीपी। ठीक है, एमटीपी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है
जब वो कंडीशन फुलफिल होंगे तभी आप एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो लीगलाइज कब किया गया था? देखो 1971 में इसको लीगलाइज किया गया था। ठीक है, कुछ इसके आखिर में एमटीपी क्यों करते हैं? देखो एमटीपी करने का रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, एमटीपी करने का रीजन क्या हो सकता है आप समझना। ठीक है, एमटीपी करने का रीजन क्या, कौन कौन से रीजन से आप ठीक है एमटीपी करवा सकते हो? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यू टू भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ठीक है आप करवा सकते हो एमटीपी अनवांटेड। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बचने के लिए मतलब एमटीपी को फॉलो कर सकते हो, एमटीपी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू किसके चलते? कैजुअल अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, ड्यू टू किसके चलते? और ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है, इसके चलते भी आप क्या करवा सकते हो भाई? आप एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो पहला रीजन समझ गए, अनवांटेड प्रेगनेंसी होगा तो आप करवा सकते हो इसको। ठीक है, ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से ठीक है अगर हुआ है तो आप आप इसको भी क्या करवा सकते हो भाई? इसमें भी आप एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक, इसमें भी आप एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हो। समझ आ रहा है आपको? तो ये सारे रीजंस हैं जिसके चलते आप एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपके सारे जो रीजन हैं ठीक है ये एप्लीकेबल होने चाहिए भाई। ऐसे आप ठीक है फीमेल फीटिसाइड को किल करने के लिए नहीं होता, लेकिन बहुत लोग करते थे। ठीक है, पता चला कि फीमेल चाइल्ड है तो उसके बाद उसको एमटीपी, समझ रहे हो? ठीक है, तो बहुत केसेस आए, लेकिन आज अगर आपने ऐसा करवाया तो आपको सीधा जेल। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? एमटीपी रीजन होना चाहिए प्रॉपर, इसका परफेक्ट रीजन। ठीक है, तभी आप एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हो। बिना कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। ठीक है, अगर आप फीटिसाइड का केस है तो आप इसको करवा नहीं सकते। प्रॉपर आपको केस पता मतलब प्रॉपर आपको रीजन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्यों करवा रहे हो। ठीक है, हर चीज का प्रॉपर ठीक है डाटा होता है। ऐसा नहीं कि आप मन लगा डॉक्टर के पास गए और बोल दिया कर दे, नहीं भाई, प्रॉपर एक सीक्वेंस मैनर होता है। ठीक है, आपको प्रॉपर फॉर्म हर चीज मिलेगा। ठीक है, क्यों करवाना है, कैसे इससे पहले कभी हुआ है, तो हर चीज प्रॉपर ठीक है इंफॉर्मेशन के साथ ये होता है। ऐसा नहीं कि गए और हो गया, वैसा नहीं होता। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, वे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और बच्चा है। ठीक है, और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप समझ गए कि एक्चुअल में एमटीपी करवाने का रीज़न क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एमटीपी परफॉर्म करवाने का रीज़न एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है, इससे आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एमटीपी आप ये रीज़न के चलते आप इसको करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप हाँ एक और केस है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और फेल कर गया भाई। ठीक, कोई कंफर्म तो नहीं है कि 100% श्योर कि नहीं होगा। ठीक है, फेल हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी आप क्या करवा सकते हो भाई? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी आप एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी एमटीपी को यूज आप परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो इसको आप और कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में आप क्या करवा सकते हो भाई? सो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी आप एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी एमटीपी परफॉर्म आप कर सकते हो, करवा सकते हो। ठीक है, तो आखिर में कब करवाना चाहिए एमटीपी को, एक्चुअल में कब करते हैं इसको आप समझना। ठीक है, अब बात करेंगे एमटीपी को परफॉर्म कब किया जाता है, कब सेफ होता है। ठीक, इसको आप लोड कर लो, फिर देखेंगे एक्चुअल में कब सेफ होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो आप देखेंगे कब सेफ होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। एमटीपी को परफॉर्म कब करवा सकते हो आप उसको समझना, ठीक है, कि एमटीपी को आप, ठीक है, इसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, अगर आप इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हो एमटीपी, ठीक है, तो ये सेफ माना जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 12 वीक्स तक अगर आपने एमटीपी करवाया तो ये सेफ पीरियड माना जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो एमटीपी को अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाया भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो अगर आपने एमटीपी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराया तो इसे माना जाता है कि ये सेफ है, ठीक है, इसे माना जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाना सेफ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 12 वीक। अगर आपने एमटीपी करवाया, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, आपने सोचा कि मेरे को एमटीपी करवाना है कब भाई, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपने एमटीपी करवाया, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हो एमटीपी, ठीक। अगर आप एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाना चाहते हो तो आप बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन ये रिस्की होता है, कोई चांस नहीं, ठीक है, कि मदर जो है अलाइव रहेगी कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होता है रिस्की, समझ आ रहा है इसका, सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्की होता है, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्की होता है एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाया जाता है, क्योंकि अक्सर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करवाया जाता है। क्यों भाई, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ होता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ होता है और ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की हो जाता है, समझे। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्की हो जाता है एंड ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ होता है, इसीलिए इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही से करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसको समझ लिया होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि एक अमेंडेंट, ठीक, आप इसको समझो, ठीक है, अमेंडेंट एक्ट 2017, इसके अकॉर्डिंग समझो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना है, ठीक है। 2017 में ये एक्ट आया था, ठीक है, 2017 में ये एक्ट आया था। तो आखिर में ये एक्ट क्या बोलता है, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है, इसको आप समझो, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट, ठीक है, बुक में आपको देखो, ठीक है, बगल में कोंटा में, ठीक है, साइड में आपको दिया हुआ है, इसको आप देखना, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो एक्ट है, आखिर में इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करवा सकते हो भाई। आपको देखो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाओगे, ठीक, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप एमटीपी करवा रहे हो तो आपको वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या चाहिए भाई, ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन का मतलब परमिशन चाहिए। बिना परमिशन किसको आप नहीं करवा सकते, बिना परमिशन, विदाउट परमिशन नहीं करवा सकते। कम से कम आपको, अगर आप, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाओगे, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप एमटीपी करवा रहे हो तो आपको क्या चाहिए, देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी फ्लो करने के लिए आपको, ठीक है, आपको क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, देखो, रिक्वायर्ड ऑफ वन, ठीक है, आपको एक, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑफ वन मेडिकल, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑफ ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन, तो रिक्वायर्ड ऑफ ओपिनियन, ठीक है, इसको आप ऐसे मत लिखो, सिंपल लिखो, ठीक है, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या रिक्वायर्ड है भाई, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओपिनियन ऑफ फर्स्ट
ओपिनियन ऑफ वन, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर। समझ गए? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको ओपिनियन चाहिए। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी को करवा रहे हो तो आपको क्या चाहिए भाई? इसमें रिक्वायर्ड ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब समझ लेना परमिशन। अगर आप ओपिनियन को याद नहीं कर सकते तो सिंपल परमिशन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परमिशन या फिर आप इसे बोलोगे ओपिनियन ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको ओपिनियन चाहिए। समझ गए? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एमटीपी करवाओगे भाई, ठीक है, तो आपको किसका ओपिनियन चाहिए? आपको वन मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, ठीक है। आपको वन मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए अगर आप, ठीक है, एमटीपी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा रहे हो तो, ठीक है। अगर आप एमटीपी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा रहे हो तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए। अगर आप, ठीक है, एमटीपी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवा रहे हो भाई, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप क्या करवा रहे हो? एमटीपी को करवा रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप समझो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको, ठीक है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन नहीं चाहिए, आपको टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 12 वीक्स तक आप तो एक मेडिकल, ठीक है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर पहुंच गया, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया तो आपको टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए। आपको टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको किसका रिक्वायर्ड है भाई? इसमें आपको रिक्वायर्ड है किसका? रिक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, इसमें किसका रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ, ठीक है, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ टू मेडिकल, ठीक है, टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। समझ आ रहा है आपको? तो अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर पहुंच गया भाई, अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर पहुंच गया तो आपको क्या चाहिए? आपको समझो कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी को करवाना चाहोगे, ठीक है, अगर करवाना चाहोगे तो आपको दो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, मतलब दो मेडिकल प्रैक्टिशनर का परमिशन चाहिए, तभी आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसे करवा सकते हो। समझे ना? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, ठीक है, टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए। आप समझ गए? तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको टू मेडिकल, ठीक है, टू मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जो रजिस्टर्ड, जो कि ऐसा झोला छाप क्वैक का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्वैक का बात नहीं चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसका आपको ओपिनियन चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो आप समझ गए कि एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किसका रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो सेकंड ट्राइमेस्टर में टू मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या होता है भाई? इसमें रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपने आई होप समझ लिया होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में एमटीपी होता क्या है। प्लीज अगर आप फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, तो प्लीज आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में एमटीपी कितना, ठीक है, उतना जितना आप समझते हो कि उतना नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब एक प्रॉपर इसको नौबत ही मत आए भाई, एमटीपी करवाने का नौबत ही ना आए, ठीक है। प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिकॉशन,
ठीक है, आपको पता है कि एमटीपी क्यों करवाते हैं, क्या रीजन है, तो भाई उसको करो ही मत ना रीजन को, ठीक, उसको लेके आओ ही मत, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल में आप समझ गए कि एमटीपी जो है बढ़िया चीज थोड़ी है भाई, ठीक है। तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी को ही लोग करवाते हैं, और मैक्सिमम लोग तो वही फीमेल फिटिसाइड के केस में करवाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। आज भी वही पहले था, आज भी वही चल रहा है, लेकिन आज अब धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहा है, ठीक है, समझ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते जा रहे हैं बोथ मेल एंड फीमेल को। क्लियर है, आप भी दो प्लीज, आप भी दो, क्लियर है। ये आपने एमटीपी के बारे में समझ लिया कि एक्चुअल में एमटीपी क्या होता है, ठीक है। और एक्चुअल में एक और इसके साथ ही एक रिलेटेड टॉपिक है अमीनियो सिंथेसिस, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट करो, इसको आप नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक। एक हम लोग का छोटा सा टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। आखिर में ये टेस्ट है, क्या होता है इसको आप समझना है, ठीक है, एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। देखो तो एक्चुअल में क्या होता है भाई, एमनियोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। तो एमनियोसिंथेसिस, ठीक है, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है भाई, एमनियोसिंथेसिस देखो, ठीक है, एक्चुअल में ये क्या होता है, इसको आप किस लिए करवाते हैं, टू चेक, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो है उसका एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और उसके सेल को चेक करते हैं कि कोई इसमें एबनॉर्मलिटी या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है बोल के इसे चेक किया जाता है। क्यों करते हैं, समझ गए, उसके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए उसका प्रॉपर जीन, मतलब प्रॉपर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है बोल के उसे चेक किया जाता है अमनियोसिंथेसिस को, ठीक है। लेकिन इसका भी लोग वही बताया मैंने आपको, मिस यूज कर रहे हैं भाई, क्या करते हैं, इसे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, इसको कितने बुद्धिमान है समझ लो, ठीक है। इसको किस लिए यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि इसमें आपका सेक्स क्रोमोसोम के बारे में भी पता लग जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर सेल में आप लोग, सेल में आपका क्या होता है भाई, डीएनए क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में भी इसमें आपके पता लग जाता है। तो इससे क्या करते हैं लोग, मिस यूज, इसका मिस यूज करते हैं, इसीलिए एमनियोसिंथेसिस को, एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन वाला को बैंड कर गया थे। आप एमनियोसिंथेसिस कर सकते हो लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, इलीगल है भाई ये, अगर करोगे तो आपको जेल, समझ रहे हो, ठीक, इलीगल है ये। एमनियोसिंथेसिस क्या है भाई, एक, ठीक है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैंड, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या है, बैंड है। एमनियोसिंथेसिस जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैंड है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या है भाई, ये बैंड है, ठीक है, समझ गए। तो फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ये बैंड, ठीक है, ये बैंड है, आपको समझ आना चाहिए। बैंड मतलब समझते हो ना, इसका अलाउ नहीं है, इसको यूज आप नहीं, अगर अगर चोरी छुपे आप करवा रहे हो तो चोरी छुपे आप जेल में चले जाओगे भाई, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो उससे अच्छा आप मत ही कराओ, ठीक है। एमनियोसिंथेसिस समझ गए, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, इसको किस लिए यूज करते हैं भाई, तो इसको, ठीक है, टू चेक, ठीक है, टेस्ट, ये टेस्ट है, ठीक, एक ये टेस्ट है, एक ये टेस्ट है जिसमें क्या करते, टेस्ट टू चेक, ठीक है, टेस्ट टू चेक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, इसको चेक किस लिए करते हैं भाई, इसको आखिर में टेस्ट किया जाता है टू चेक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए।
क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो आखिर में एमनियोसिंथेसिस को आखिर में क्यों करते हैं भाई, इसको हम लोग यूज करते हैं टू चेक, ठीक, आखिर में इसको टेस्ट किया जाता है टू चेक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए इसे किया जाता है। जैसे कि आप समझो सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, 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 डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये सब आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को चेक करने के लिए एमनियोसिंथेसिस का यूज आप कर सकते हो, इससे आप टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, टू चेक, किसको चेक करने के लिए भाई, आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करवा सकते हो। बाकी आप इसको ऐसे ही, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसे आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसे आप नहीं करवा सकते। ठीक है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, हेमोफीलिया, ठीक है, जितने भी जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसको पता करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता करने के लिए इसका यूज आप कर सकते हो, ये अलाउ है। ठीक है, तो यह आपने सारा चीज समझ लिया कि एक्चुअल में एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसका प्लीज इसको आप कभी भी अपने लाइफ में इन फ्यूचर मत करना इसका यूज, ठीक है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इलीगल है, लीगल नहीं है भाई। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया। हम लोग ने इसमें एमटीपी कंप्लीट किया कि एक्चुअल में सारा चीज जो आपके एनसीईआरटी में था सारा चीज को कवर किया। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं, क्वेश्चन तो यहीं से आता है। अगर आपने प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन अगर लगाओगे तो आपको पता लगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज इसको आप यूज करो। ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से एनसीईआरटी रीड करो तो आपको और क्लियर समझ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।